बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर फिज़िक्स इन बोर्ड और हम करेंगे आज के लेक्चर में मॉडल पेपर के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इस सेशन में आपको पता है कि आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है और पेपर का पैटर्न भी चेंज हुआ है, तो उसके लिहाज से ठीक है इन्होंने सेक्शन बनाए हैं। ठीक है, आपके जो है एमसीक्यूज़ भी उनके नंबर चेंज हो गए हैं। ठीक है, सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर चेंज हो गए हैं और सेक्शन सी के भी नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज हो गए। तो सेक्शन बी में जो न्यूमेरिकल्स आए हैं मॉडल पेपर में, ठीक है, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। और इसमें आपका पहला न्यूमेरिकल है 20 लूप coil lies on a tabletop in a region where the magnetic field is vertically upward and has a value of 30 gauss। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है स्टैंडर्ड टेस्ला, लेकिन यहाँ पे हमने CGS यूनिट दिया हुआ है गॉस। ठीक है, इसकी कन्वर्जन हम करेंगे। द फील्ड इज रिड्यूस टू 0, ठीक है, इन 50 सेकेंड। If the radius of each loop is 7 centimeter, what is the average induced EMF in the coil while the field is changing before the field begins to change? सी पार्ट में कैलकुलेट करना बताना है आपको। एज व्यूड फ्रॉम अबव, इज द इंड्यूस्ड EMF इन द कॉइल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ एंड में कन्वर्जन दिया हुआ है कि 1 गॉस इज इक्वल टू 1 एक्सपोनेंट -4 टेस्ला। इसके साथ जो हम कन्वर्जन करेंगे गॉस की टेस्ला में। ये अब इसमें दिया हुआ क्या है कि एक टेबल है, इसको आप देख लें पहले फिगर में। देखिए, ये देखें, ठीक है, ये एक टेबल है, टेबल के टॉप पर एक कॉइल रखा हुआ है इस तरह से, और इसमें 20 लूप्स हैं। ठीक है, मैंने कम बनाए हैं, ठीक है, लेकिन इसमें कितने हैं, 20 लूप्स हैं, इस तरह से रखा हुआ है ये। और इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है, ठीक है, किस तरह से वर्टिकली अपवर्ड है। ये मैंने अपवर्ड वर्टिकली अपवर्ड बनाई है, और ये बी से हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, और मैग्नेटिक फील्ड इसमें कहाँ से आ रही होगी, ज़ाहिर बात है कि इस कॉइल में करंट फ्लो कर रहा होगा। करंट के लिए यहाँ पे क्या है, एक बैटरी लगी हुई है। तो मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड है, इसके लिहाज से जो हमारी बैटरी की डायरेक्शन होनी चाहिए वो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिया है, नेगेटिव लिया है। और यहाँ पर हमने एक रेजिस्टर लगा दिया, अगर करंट चेंज करना होगा तो हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, ये समझ लें कि वेरिएबल रेजिस्टेंस है। और करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो पॉजिटिव से यहाँ से इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है इसमें, ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से आ रहा है फ्रॉम नेगेटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब यहाँ पर ये देखें कि ये जो कॉइल है, ठीक है, इसमें 20 लूप्स हैं, फील्ड जो है 30 गॉस है। और यहाँ पर इसको जो है फील्ड को चेंज करते हैं, या तो आप समझ लें बाय चेंजिंग रेजिस्टेंस समझ लें, या आप ये समझ लें कि बाय चेंजिंग जो है स्विच ऑफ करके भी आप इसको, जब आप देखिए स्विच ऑफ करेंगे तो करंट भी, ठीक है, ज़ीरो हो जाएगा और उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो किसी तरह भी हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया है, और ज़ाहिर बात है बाय चेंजिंग करंट किया होगा, तो इन्होंने क्या, करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, कम हो जाएगी ये। और आपको पता है सॉलिनॉइड का आप पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होती है इनसाइड द सॉलिनॉइड। ठीक है, यूनिफॉर्म पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक है, और इसकी जो है अगर मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड इस तरह से है तो आप जो है राइट हैंड रूल से देखते हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो अगर आप जो है अपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के, ठीक है, राइट हैंड को जो है अपनी उंगलियों को मोड़ लें और थंब को खड़ा कर लें। ठीक है, तो थंब को रखें इस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो आपकी जो फिंगर्स हैं राइट हैंड की, ठीक है, वो जिस डायरेक्शन में होंगी वो आपको करंट की डायरेक्शन बताएंगी। तो राइट हैंड की जो आपकी फिंगर की डायरेक्शन है वो आपको क्या बता रही हैं कि ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, करंट इसमें फ्लो कर रहा है। और उसके लिहाज से हमने फिर यहाँ पे बैटरी लगाई है, पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर लगाया हुआ है। ठीक है, तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके 30 से क्या हो रही है, ज़ीरो हो रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो जाहिर बात है यहाँ पे क्या हो रहा होगा, करंट डिक्रीज हो रहा होगा। तो करंट डिक्रीज हुआ, करंट ज़ीरो हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड भी 30 से ज़ीरो हो गई। और कितने टाइम में हुई वो टाइम इन्होंने दे दिया, 50 सेकेंड टाइम हुआ ये। ठीक है, अब जैसे जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, ठीक है, जिस भी कॉइल के थ्रू, वहाँ पर क्या आता है, एक वोल्टेज, ठीक है, खुद से प्रोड्यूस होता है, और एक उसकी वजह से करंट फ्लो करता है, उसको हम कहते हैं इंड्यूस EMF।
या इंड्यूस करंट, ठीक है। जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, ठीक है, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, वो होता है इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। और इसकी वजह से जो करंट फ्लो करता है वो होता है इंड्यूस करंट, ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं, पहले ये समझ लें सी पार्ट है, लेकिन इसको पहले अगर आप ये देख लें कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो अब करंट जो होगा, इंड्यूस ईएमएफ जो है, ठीक है, वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो इंड्यूस करंट जो है अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ उस डायरेक्शन में फ्लो करता है कि वो उसको कॉज को अपोज करता है, जिसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है ये, ठीक है। अब कॉज क्या है, ये है कि मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग एंड करंट इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो करंट डिक्रीज हो रहा है, ये कॉज है, ठीक है, इस इंड्यूस ईएमएफ का ये। तो अब अगर करंट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो अब ये जो इंड्यूस करंट फ्लो होगा, ठीक है, वो इसको इसके चेंज को अपोज करेगा। यानी कि अगर ये वाला करंट कम हो रहा है तो इंड्यूस करंट ऐसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि वो इसको ज़्यादा करने की कोशिश करेगा, ठीक है। यानी उसके ऑपोजिट होता है, समझ लें कि कोई चीज़ ज़्यादा हो रही होती है तो कम करता है, कम होता है तो ज़्यादा। तो अब यहाँ पे करंट कम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें बताया मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब है करंट कम हो रहा है। अगर करंट कम हो रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ जो है अब इसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, और इंक्रीज करने के लिए फिर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, वही होनी चाहिए जो कि नॉर्मल करंट की डायरेक्शन है ये, ठीक है। जो बैटरी के करंट की डायरेक्शन है वही होनी चाहिए, क्योंकि सेम डायरेक्शन होगी तो ये दोनों एडअप हो जाएंगे और इंक्रीज होंगे, ठीक है। और अगर ऑपोजिट होता है तो क्या होता है, फिर वो डिक्रीज करता है। तो हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है, तो ये इंड्यूस करंट ऐसी डायरेक्शन में होगा जो कि इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज करने के लिए उसको उसी डायरेक्शन में फ्लो होना है, यानी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन भी सेम होगी, ठीक है, बैटरी के करंट की। तो इंड्यूस करंट भी इसी तरह से फ्लो करेगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो जब अब इसको टॉप से देखेंगे तो टॉप से जो डायरेक्शन ऑफ करंट नजर आएगी वो होगी एंटी क्लॉकवाइज। यही इन्होंने सी पार्ट में पूछा है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ क्या है, ठीक है। तो इंड्यूस ईएमएफ तो ज़ाहिर बात है एक वोल्टेज होता है, ठीक है, जिसका एक पॉजिटिव इधर और नेगेटिव, तो ज़ाहिर बात है पॉजिटिव इधर होगा, नेगेटिव इधर होगा, लेकिन उसकी करंट जो है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये हमारे पास सी पार्ट का, ठीक है, हो गया आंसर। अब ये जो उन्होंने उसमें जो एक लूप है, ठीक है, ये जो हर लूप है ज़ाहिर बात है वो सेम उसका होगा, साइज का होगा। हर लूप का जो समझ लें कि रेडियस है, ठीक है, वो आपको दिया हुआ है। और रेडियस क्या होता है कि यहाँ से, ठीक है, सेंटर से लेके यहाँ तक का इतना ही रेडियस, ठीक है। यानी कि लूप जो है आपके पास, ठीक है, लूप जो है हमारे पास कैसा है, सर्कुलर है ये, ठीक है। ये जो हर टर्न है कॉइल की ये सर्कुलर है, और इसका जो रेडियस हमें दिया हुआ है, इस रेडियस से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। रेडियस सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आप ये देखें कि इसकी डायरेक्शन भी देख लें कि ये जो लूप है, ठीक है, जो टर्न है, ठीक है, इसके एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की तो हमने देख ली, इस तरह वर्टिकल अपवर्ड है। अब देखें एरिया की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, ठीक है, हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होती है। यानी कोई भी चीज़ है उसके ऊपर अगर आप देखना चाहें कि एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, सपोज मेरे पास अगर फर्ज करें ऐसी कोई चीज़ बुक रखी हुई है कहीं पर टेबल पर, और मैं कहूँ कि इसकी एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, तो मैं उसके ऊपर कोई भी पेंसिल अगर इस तरह से सीधी खड़ी कर दूं, ठीक है, ये होता है आउटवर्ड नॉर्मल। तो ये इसकी क्या होती है, एरिया की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो कोई भी एरिया, ठीक है, उसके ऊपर आप इस तरह से कोई पेंसिल पेन खड़ा करके देख सकते हैं, वो उसकी क्या होगी, एरिया की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर एरिया की डायरेक्शन भी हमारे पास क्या है, इस तरह से है, परपेंडिकुलर और आउटवर्ड, आउटवर्ड नॉर्मल है। तो ये एरिया की डायरेक्शन है। तो इससे हमें नज़र आ रहा है कि एरिया जो है डेल ए और बी जो है सेम डायरेक्शन में, और जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनमें क्या होता है, उनका एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जो होता है वो जीरो होता है। अगर दो पैरेलल लाइंस होती हैं तो एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस जीरो होता है। तो यहाँ पर एंगल बिटवीन बी और डेल ए हमें क्या नज़र आ रहा है, जीरो, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में बी और डेल्टा ए, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल हमने देख लिया क्या इसमें सिचुएशन है यहाँ पर। अब आप ये देखें कि इसमें हमारे पर डाटा क्या बना हुआ है, डाटा हमारे पास है सबसे पहले के नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, 20, ठीक है। और इसमें मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, स्ट्रेंथ दी हुई है 30 गॉस, इसको आप चेंज कर लेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो रही है, ठीक है, डिक्रीज होकर ज़ीरो हो रही है, कितने टाइम में, 50 सेकेंड में। और कॉइल का जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, और आपको कैलकुलेट करना है इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही थी, यानी 30 से 0, उस वक्त कैलकुलेट करना है। और उसके बाद बिफोर द फील्ड बिगिंस टू चेंज, यानी फील्ड चेंज होने से पहले कितना इंड्यूस ईएमएफ होगा कॉइल में। और उसके बाद डायरेक्शन, ये हमने देख ली, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, ये क्या है हमारी एंटी क्लॉकवाइज।
अब यहाँ पे देखें कि हम यहाँ पे फैराडे लॉ का जो है फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। बी की हमने कन्वर्जन की है, मैंने कहा था ना हमें 30 गॉस में, आप इसको क्या करेंगे, कन्वर्जन गिवन है तो आप इसको 1 एक्सपोनेंट माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होगा 30 एक्सपोनेंट माइनस 4 टेस्ला। टाइम दिया है 50 सेकेंड, रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर, मैंने 100 से डिवाइड किया, ये हो गया 0.07 मीटर, ठीक है। अब इंड्यूस ईएमएफ आपको कैलकुलेट करना है व्हेन फील्ड इज चेंजिंग, और दूसरा व्हेन फील्ड इज नॉट चेंजिंग, ठीक है, यानी बिफोर। तो यहाँ पर ये देखिए कि आपके पास इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉज। ये होता है आपके पास, ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ का सिंबल है, ठीक है, और ये है नंबर ऑफ टर्न्स, और ये है आपके पास चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये होता है टाइम। तो एन डेल फाई अपॉन डेल टी, ये होता है मैग्नेटिक इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है ड्यू टू लेंज़ेज लॉ, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल में इंड्यूस ईएमएफ कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो आप माइनस साइन नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो आपको डायरेक्शन के लिए होता है, ठीक है, कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज ऑपोजिट टू द कॉज। तो यहाँ पर आप माइनस साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप लिखेंगे एन, और इसका जो फॉर्मूला देखिए, हम डेल्टा फाई आपको डाटा में गिवन नहीं है, तो आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला आपने देखा था ये होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया, ठीक है। ये हो गया डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, उसके हिसाब से आप इसको एक्सपेंड करेंगे बी डेल ए कॉस थीटा, ठीक है। अब थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन बी एंड डेल ए, और हमने फिगर में देखा है कि बी और डेल ए क्या है, पैरेलल हैं, और एंगल बिटवीन बी डेल ए क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 0 आएगा, और कॉस 0 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा, एन बी डेल ए अपॉन डेल टी। अब यहाँ पे एरिया भी गिवन नहीं है कॉइल का, ठीक है, कॉइल की जो टर्न है उसका एरिया गिवन नहीं है, हमें पता है कि रेडियस गिवन है, इसका मतलब है कि कॉइल जो है वो सर्कुलर है, तो आप सर्किल का जो एरिया का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर, आर क्या होगी, रेडियस ऑफ, ठीक है, टर्न होगी, ये हमने, ठीक है, इसको हमने डाटा में देखा है। अब इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दें आप, ठीक है, ये आपके पास, ठीक है, नंबर ऑफ लूप्स आ गए, ये बी की वैल्यू आ गई, ये पाई की वैल्यू आ गई, और ये आपके पास आर स्क्वायर, और ये आपके पास डेल्टा टी, ठीक है, सब मल्टीप्लाई किया, मैंने डिवाइड किया, तो ये आ गया इंड्यूस ईएमएफ मैन फील्ड इज चेंजिंग, ठीक है, 1.85 एक्सपोनेंट माइनस 5, और ये क्योंकि ईएमएफ है, वोल्टेज है, तो इसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा। अब उसके बाद दूसरा ने पूछा है कि बिफोर फील्ड बिगिन, तो जब फील्ड चेंज नहीं हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है, तो इंड्यूस ईएमएफ 0 होगा। ये फैराडे लॉ में हम पढ़ चुके हैं कि इंड्यूस ईएमएफ इज 0 व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट चेंजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि यहाँ डायरेक्ट आप इसका आंसर लिख देंगे स्टेटमेंट के साथ कि इंड्यूस ईएमएफ 0 होगा। डायरेक्शन हमने अब देख ली यहाँ पर कि ये कहाँ पर है, इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये हमने देख ली, उसी डायरेक्शन में फ्लो होगा जिस डायरेक्शन में नॉर्मल करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है गैल्वेनोमीटर, इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 2 है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है 50 ओम, और गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं आर जी से, ये है 50 ओम, ठीक है। गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद अ करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर का करंट है, ठीक है, फुल स्केल जो है वो कितना करंट दे रहा है, ठीक है, 5 मिली एम्पियर। गैल्वेनोमीटर के करंट को हम डिनोट करते हैं आई जी से, तो ये है 5 मिली एम्पियर, मिली की मैंने पावर लगा दी, एम्पियर में कन्वर्ट कर लिया, 5 एक्सपोनेंट माइनस 3 एम्पियर, ठीक है। अब क्या है कि रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 मेगा ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज टू कन्वर्ट इट इनटू वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर के सीरीज में इन्होंने एक हाई रेजिस्टेंस लगाई है 0.1 मेगा ओम, और इससे फिर ये क्या बन गया है, वोल्ट मीटर बन गया है। अब वोल्ट मीटर जो बना है उसकी आपको रेंज बतानी है, फाइंड द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर ऑब्टेन, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देखें कि आपके पास जो गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक है, आपके पास इस तरह से होता है ना कि आपने अब पढ़ा है अपने वोल्ट मीटर में कि जब गैल्वेनोमीटर के, ठीक है, सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं तो ये बन जाता है, ठीक है, क्या बन जाता है, ठीक है, ये देखें हमने हाई रेजिस्टेंस जो लगाई है उसको हम कहते हैं मल्टीप्लायर, उसको डिनोट करते हैं आर एक्स है ये, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ जो है, ठीक है, ये बन जाती है वोल्ट मीटर, ये, ठीक है, ये वोल्ट मीटर बन जाती है, और ये दोनों सीरीज में होते हैं गैल्वेनोमीटर और आर एक्स, ठीक है। तो इन दोनों में जो करंट फ्लो होता है वो सेम होता है, और वो होता है आपका आई जी, ठीक है। और फिर जो रेंज ऑफ वोल्ट मीटर होती है वो क्या होता है, वो आपका, ठीक है, आपका समझ लें यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, जो वोल्टेज होता है उसको हम कहते हैं दिस इज रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, इसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपने ड्राइव किया है, ठीक है, और आर एक्स का फॉर्मूला आपने ड्राइव किया, उसी फॉर्मूले से हम इसको, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, ठीक। तो यहाँ पे आप देखें
कि आपके पास आर एक्स गिवन है, ठीक है 0.1 मेगा ओम, ठीक है मेगा को भी कन्वर्ट कर ले, मेगा होता है 10⁻6, और रेंज ऑफ वोल्ट मीटर आपको कैलकुलेट करनी है। अब आपको पता है वोल्ट मीटर के टॉपिक में आपने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लायर के लिए हमने फार्मूला जो ड्राइव किया था वो था आर एक्स इज इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस आर जी। ठीक है, आर एक्स वही है सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगाई है, वी रेंज ऑफ वोल्ट मीटर है, आई जी करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर है, और आर जी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है। अब ठीक है, अब यहाँ पे या तो आप वैल्यूज़ पुट कर दें जो जो आपको पता है ये और इसको सॉल्व कर लें, ठीक है ये भी इस तरह से भी हो सकता है, और या आप फार्मूला बना लें, ठीक है उस तरह भी हम कर सकते हैं। तो मैं देखें कि ये जो मेरे पास था माइनस आर जी, ठीक है मैं उसको दूसरी साइड पे यहाँ पे लेके आ रही हूँ, प्लस आर जी हो जाएगा। ठीक है ये हो गया आर एक्स प्लस आर जी वी अपॉन आई जी। अब आई जी यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है तो ये आई जी मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, आर एक्स प्लस आर जी से। तो आर एक्स की वैल्यू पुट कर दी मैंने, आर जी की वैल्यू पुट कर दी मैंने, आई जी की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है पहले मैंने इनको ऐड किया, बाद में इनको मल्टीप्लाई किया इसके आंसर से 5x-3 से। तो रेंज ऑफ वोल्ट मीटर आ रही है 500 वोल्ट, ठीक है यानी 500 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन जाहिर बात है रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, आप कोई भी वोल्ट मीटर एमीटर देखते हैं तो उसकी रेंज होती है होल नंबर में। ठीक है स्केल जो होता है उसका ऐसे ही होता है, 3 वोल्ट होता है, 15 वोल्ट का वोल्ट मीटर होता है, ठीक है आपके 300 वोल्ट का। ठीक है तो इस तरह से आपके पास पॉइंट में नहीं होती रेंज, तो आप पॉइंट को स्किप कर दें और रेंज को आप होल नंबर में लिखें, तो यहाँ आएगी रेंज ऑफ वोल्ट मीटर 500 वोल्ट। ठीक है ये आंसर है। इसके बाद हमारा प्रॉब्लम नंबर 3 है, ठीक है एक्सपेंशन का, लीनियर एक्सपेंशन का है ये। एन आयरन बॉल हैज़ अ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर। एक आयरन की बॉल है, उसका डायमीटर, डायमीटर क्या होता है ये पूरा, ठीक है ये लेंथ इस तरह का ये, ठीक है ये होता है 5 सेंटीमीटर डायमीटर है, और ये 0.01 मिलीमीटर, ठीक है ये मिलीमीटर है ये सेंटीमीटर है, देख लें 0.01 मिलीमीटर टू लार्ज टू पास थ्रू द होल इन अ ब्रास प्लेट। ठीक है व्हेन द बॉल एंड द प्लेट आर एट अ टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस। अब एक ब्रास प्लेट है ये, ठीक है उसके अंदर एक होल है, तो होल छोटा है, ठीक है बॉल बड़ी है, बॉल इसमें से पास नहीं हो रही है, तो बॉल कितनी बड़ी है ये बता दिया, इतनी बड़ी है। ठीक है बॉल का डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, और बॉल जो है वो होल से 0.01 मिलीमीटर बड़ी है, और मिलीमीटर को आप सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 10 से डिवाइड करके। तो अगर हम इसे 10 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 0.001, तो 0.001 सेंटीमीटर बड़ी है बॉल। इसका मतलब है होल का डायमीटर कितना होगा, तो हम इसमें से अगर इसको माइनस कर दें तो हमारे पास होल का डायमीटर आ जाएगा, और ये हमारे पास आया है, ठीक है 5 में से मैंने माइनस किया 0.001 सेंटीमीटर, तो ये मेरे पास आया 4.999 सेंटीमीटर। ठीक है ये होल का डायमीटर है, इसका मतलब है होल छोटा है बॉल बड़ी है इसलिए पास नहीं हो रही है। अब दोनों का जो इनिशियल टेम्परेचर है वो सेम है, ठीक है बॉल का भी 30 है और इसका भी, यानी होल का या ब्रास प्लेट का ये भी 30 डिग्री सेल्सियस है। अब पूछ रहा है एट व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर विल द बॉल, ठीक है यहाँ पे देखिए मिसिंग है, क्योंकि अगर वो चीज़ नहीं लिखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना है। एट व्हाट टेम्परेचर विल द बॉल जस्ट पास थ्रू द होल, ठीक है यहाँ पे होता है एट व्हाट टेम्परेचर, सेम फॉर द बॉल एंड प्लेट। ठीक है इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे आगे देखें मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम में ये होता है ये। ठीक है तो अगर कौन सा टेम्परेचर है, यानी कौन सा फाइनल टेम्परेचर होगा वो जिस पर दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, बॉल का और होल का। ठीक है दोनों का टेम्परेचर सेम होना चाहिए, और उस टेम्परेचर पर क्या होगा कि बॉल जो है वो होल में से पास हो जाएगी। ठीक है और पास होने के जस्ट पास होगी, जस्ट पास कब होती है, जब बॉल का और होल का डायमीटर सेम होगा ये। ठीक है क्योंकि अगर, ठीक है ये होल ज़्यादा बड़ा हो गया तो फिर वो जस्ट पास नहीं होगी, वो फिर आराम से चली जाएगी। तो यहाँ पर ऐसे ही है जैसे कि अंदर जाके बिल्कुल फिक्स हो जाए, फंस जाए, ये जस्ट पास हो जाए, तो उस वक्त हम कहते हैं कि दोनों का डायमीटर बराबर है। तो फाइनल जो है यानी कि दोनों का डायमीटर बराबर होगा, एक ही चीज़ हमें समझ में आ रही है, और उन दोनों का टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए, और वो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा वो हमें मालूम करना है। ठीक है जो टेम्परेचर फाइनल जो दोनों का सेम है और जिस पर बॉल होल में से पास हो जाएगी। ठीक है फिर आगे इन्होंने दिया आयरन का, ठीक है अल्फा यानी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन 1.2 एक्सपोनेंट -5 पर डिग्री सेल्सियस, और ब्रास का अल्फा दिया हुआ 1.9 एक्सपोनेंट -5 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है अब देखिए दोनों का अल्फा दिया हुआ है
और यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसी तरह सॉल्व करेंगे जो कि नॉर्मली इस न्यूमेरिकल में होता है कि एट व्हाट टेम्परेचर फॉर सेम फॉर द बॉल एंड प्लेट, ठीक है। तो हम दोनों का टेम्परेचर फाइनल सेम समझेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर ये मेंशन करते कि आपको ये बताना है कि ये प्लेट की जो है, प्लेट का फाइनल टेम्परेचर क्या है, एट व्हाट टेम्परेचर फॉर द प्लेट, तो फिर आप क्या करते हैं कि सिर्फ प्लेट के लिहाज से देख लेते हैं कि इसका इनिशियल डायमीटर ये है, फाइनल डायमीटर 5 सेंटीमीटर होगा, तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लेते हैं। वो तो और ज़्यादा ईजी होता है ये। लेकिन यहाँ पर अब हम दोनों का, ठीक है, सेम टेम्परेचर कैसे मालूम करेंगे, जहाँ पर बॉल होल में से पास हो जाएगी। तो हमें एक चीज़ हमें गिवन है कि दोनों का इनिशियल टेम्परेचर सेम है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें क्या पता है कि दोनों का फाइनल टेम्परेचर भी सेम होगा। तो अगर इनिशियल फाइनल टेम्परेचर सेम है तो दोनों का डेल्टा टी भी सेम होगा, क्योंकि डेल्टा टी होता है T2 - T1, ठीक है। फिर हमें इनिशियल डायमीटर हमें पता है कि दोनों का अलग अलग है, लेकिन फाइनल डायमीटर दोनों का सेम होगा, इसीलिए बॉल जो है जस्ट पास होगी, ठीक है। ये कंडीशन हमने देखी, यहीं से हम अपनी समझ लें इक्वेशन बनाएंगे। और हम पहले अब लिख रहे हैं डाटा, ठीक है। ये हमारा डायमीटर ऑफ बॉल है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। ये डायमीटर ऑफ होल है, ठीक है। 5 में से माइनस करेंगे 0.01 मिलीमीटर, यानी 0.001 सेंटीमीटर, तो ये आएगा 4.999 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ होल है ये, ठीक है। उसके बाद दोनों का इनिशियल टेम्परेचर 30 है, और ये आपके पास आयरन का यानी बॉल का, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ये है आपका, ठीक है, ब्रास का यानी कि प्लेट का, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और फाइनल टेम्परेचर आपको मालूम करना है। अब यहाँ पे देखिए कि हम फाइनल टेम्परेचर बाद में मालूम करेंगे, पहले हम दोनों का डेल्टा टी मालूम करेंगे, ठीक है। और हमें ये पता है कि फाइनल टेम्परेचर जो है, फाइनल डायमीटर जो है बॉल का और होल का वो सेम होगा, फाइनल टेम्परेचर भी सेम होगा और फाइनल डायमीटर भी सेम होगा। तो ये इक्वेशन हम बना रहे हैं कि फाइनल डायमीटर बॉल का और होल का सेम है, ठीक है। यानी कि जो मैंने ये डैश लगाया ये फाइनल के लिए लगाया मैंने। अब यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम ये वाला, ठीक है। ये फाइनल लेंथ होती है, ये इनिशियल लेंथ होती है, ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है, ये चेंज इन टेम्परेचर। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आता है लीनियर एक्सपेंशन में L2 = N1 1 + अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को डायमीटर के अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है, कि फाइनल डायमीटर होगा किसके इक्वल ये होगा आपका इनिशियल डायमीटर 1+, ठीक है, इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और ये चेंज इन टेम्परेचर। इस तरह होल का ये इनिशियल डायमीटर 1+, ये इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और ये डेल्टा टी, ठीक है। ये मैंने इक्वेशन बना ली। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, या तो मैं इसका देखिए फार्मूला बनाऊँ, ये तो मुश्किल है, या मैं इनकी वैल्यूज़ पुट कर दूँ और यहाँ से मैं डेल्टा टी कैलकुलेट कर लूँ। मुझे यहाँ से क्या चाहिए, डेल्टा टी चाहिए, बाकी वैल्यूज मुझे गिवन है, डी और अल्फ़ा और डी और अल्फ़ा, ये सब मुझे गिवन है, ठीक है। तो इजी हमारे पास यही होगा कि हम इसमें वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व कर लें, ठीक है। तो मैंने वैल्यूज़ पुट किए हैं 5, 1+ अल्फ़ा की वैल्यू है डेल्टा टी, फिर ये मेरा है डायमीटर ऑफ होल 1+, ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू डेल्टा टी। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 5 को इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, आ गया डेल्टा टी। इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको मैंने 1.9 एक्सपोनेंट 5 से मल्टीप्लाई किया, ये आया, ठीक है। अब नंबर एक जगह कर लें, 4.999 को यहाँ लेके आ गई माइनस, अब इसमें से माइनस कर देंगे और इसको आप यहाँ ले जाएं, ये माइनस हो जाएगा, यानी 9.4981 में से माइनस करेंगे आप 6, तो ये आपके पास डेल्टा टी की टर्म आ जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है, इधर आ रहा है 0.001 और यहाँ आ रहा है 3.4981 एक्सपोनेंट -5 डेल्टा टी। डेल्टा टी कैसे निकालेंगे, ये नंबर यहाँ पर जाके डिनोमिनेटर में जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो ये होगा 0.001 डिवाइडेड बाय 3.4981 एक्सपोनेंट -5। अब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 28.59, ठीक है, राउंड ऑफ किया मैंने, ठीक है, 9 वाले जो डिजिट है ये, तो 28.59 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर आ रहा है हमारा। अब डेल्टा टी क्या होता है, हमें तो T2 कैलकुलेट करना है ना, एट वॉट टेम्परेचर। तो हम डेल्टा टी हमें पता है कि T2 - T1 होता है, डेल्टा टी की जगह हम लिख देंगे T2 - T1, और यहाँ पे आपके पास क्या, डेल्टा टी = 28.59, और डेल्टा टी की जगह मैंने लिखा T2 - T1, -T1 जो है इधर आ जाएगा +T1, और T1 की वैल्यू गिवन है हमें 30, और 30 में ये ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 58.59, ठीक है। तो फाइनल टेम्परेचर सेम फॉर द बॉल एंड प्लेट, ठीक है, ये होगा 58.59 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आप इसको इसी तरह छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपके पास आप केल्विन में आंसर दें, तो आप इसको क्या करेंगे, फिर
प्लस 273 ऐड करके इसका आंसर दे सकते हैं केल्विन में। और ये आपका खुद दिल चाह रहा है तो भी आप इसको कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। आप इसमें 273 ऐड करें तो आपका फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा केल्विन में। तो दोनों तरह से सही होगा, डिग्री सेल्सियस में दे दें आंसर या केल्विन में दे दें आंसर। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा होगा कि केल्विन में आंसर दें तो फिर मस्ट होगा कि आप यहाँ पे कन्वर्जन करें, यानी इसमें 273 ऐड करके केल्विन में आंसर दें आप। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, इसमें प्रॉब्लम नंबर 5 है, ठीक है। डिटरमिन द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज, ठीक है। अब आपने ये कौन से चैप्टर में पढ़ा है, ये आपने 18 चैप्टर में पढ़ा है कि एनर्जी लेवल्स होते हैं आपके, ठीक है। और आपने हाइड्रोजन की सीरीज पढ़ी है, उसमें आपने पढ़ा है, ठीक है, कि आपके पास क्या होता है, इस तरह से आपके पास फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से एनर्जी लेवल होते हैं ये, ठीक है। तो अब जब इलेक्ट्रॉन जो है किसी हायर एनर्जी लेवल से आता है, ठीक है, पहले एनर्जी लेवल में, ठीक है, ये आपके पास 1 है, ये आपके पास N2 है, ये आपके पास N3 है। तो अगर किसी हायर लेवल से आपके पास किस में आ रहा है, ठीक है, 1 में आ रहा है, तो ये हमारी जो सीरीज बनती है, ये बनती है लाइमन सीरीज, यानी लाइमन के लिए जो होता है वो लोएस्ट एनर्जी लेवल 1 होता है। इस तरह से बामर सीरीज कब बनती है, ठीक, जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से, ठीक है, सेकंड एनर्जी लेवल में आता है, ठीक है। तो ये आपके पास बनती है बामर सीरीज, ठीक है। 3 से 2 में आए, 4 से 2 में आए, यानी आना किस में है, 2 में आना है ये, ठीक है। किसी भी हायर लेवल से 2 में आता है, सेकंड एनर्जी लेवल में आता है, तो ये आपकी बनती है बामर सीरीज। तो इसलिए हम कहते हैं कि बामर सीरीज में जो लोएस्ट एनर्जी लेवल होता है वो आपका 2 होता है, और लोएस्ट एनर्जी लेवल के नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। तो P हमारा 2 है ये, ठीक है। तो ये P जो का नंबर होता है लोएस्ट एनर्जी लेवल का, ये सीरीज के हिसाब से आपको लेना होता है कि अगर लाइमन होगा तो P इज इक्वल टू 1, और बैमर होगा तो P इज इक्वल टू 2, एंड पैस्टन होगा तो P इज इक्वल टू 3, एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ बामर सीरीज के लिए P हमने खुद ही लिख लेना है, ठीक है, आपको बताया नहीं गया है, P इज इक्वल टू 2। अब आपको क्या दिया हुआ है इसमें, देखिए यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू इन्होंने दी हुई है, तो हम ये लिख लेंगे 10967800, ये होता है मीटर इनवर्स। और यहाँ पे एक्सपोनेंट में भी वैल्यू दी हुई होती है, ठीक है, ये होता है 1.0967 एक्सपोनेंट, ठीक है, 7 मीटर इनवर्स। तो आपको ऐसे दिया हुआ है तो आप पूरा ऐसे लिख लेंगे आप, ठीक है। ये होता है रेडबर्ग कांस्टेंट, RH भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे R इन्फिनिटी भी होता है ये। अब आपको इसमें कैलकुलेट करना है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ठीक है। तो किसी भी सीरीज में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होती है, अब देखें बामर सीरीज ये है, ये वाली है, ठीक है, कि हायर एनर्जी लेवल से कहाँ पर आ रहा है, 2 में आ रही है। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होती है, जब आप जो है तो नेक्स्ट एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन आता है। तो अब ये देखें बामर सीरीज में लोएस्ट 2 है, तो इसका नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट 3 होगा ये। तो इसका मतलब है कि जब 3 से 2 में आएगा इलेक्ट्रॉन, तो उस वक्त जो एनर्जी रेडिएशन इमिट होंगी, ठीक है, उनकी वेवलेंथ क्या होगी, लॉन्गेस्ट होगी, ठीक है। और हायर एनर्जी लेवल के नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है, n हमारा क्या होगा, n हमारा होगा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए 3, क्योंकि यहाँ पर 3 से 2, ठीक है, 2 का नेक्स्ट 3 है ये, ठीक है। तो इसका मतलब है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए आपका n जो होता है वो क्या होता है, ठीक है, इसमें आप एक ऐड कर देते हैं बस, ठीक है। तो ये आपका n आ जाता है ये, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट के लिए ये होगा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है जब इलेक्ट्रॉन बहुत ही दूर से ऊपर से आ रहा होता है, और दूर क्या होता है फिर वो इन्फिनिटी हो जाता है। तो जब इन्फिनिटी से यहाँ पर आएगा सेकंड में, तो ये हो गया आपकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की लाइट इमिट होगी, रेडिएशन इमिट होंगी बामर सीरीज में। अब ये देखिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए हमने क्या किया, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए हमने N3 लिया है, क्योंकि हमने कहा था कि अगर P2 है, ठीक है, बामर सीरीज के लिए, तो n क्या होगा, इससे एक ज़्यादा होगा, यानी N3 होगा। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे, और वेवलेंथ का फार्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं, ये होता है हमारा 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/p स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, ठीक है। मैंने वैल्यू लिख दी रेडबर्ग कांस्टेंट की, p हमारे पास 2 है, N3 है, 2 के स्क्वायर किया 2 का स्क्वायर किया 4 आएगा, 3 का स्क्वायर किया 9 आएगा, ठीक है। अब आप इनका वो भी ले सकते हैं, इन्वर्स भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप शॉर्ट कर लें कैलकुलेशन, आप करें 4 का इन्वर्स, ठीक है। कैलकुलेटर में इन्वर्स क्या होता है, x-1 की चीज़ होती है, आप लिखें, ठीक है, 4 इन्वर्स, ठीक है, फिर माइनस करें 9 इन्वर्स, ठीक है। उसके बाद जो आंसर आएगा इक्वल, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो आपके पास ये नंबर आ जाएगा, ठीक है, 1523305.556। अब यहाँ पे ये 1/λ L की वैल्यू है, ठीक है, आपको λ L चाहिए, यानी आप आंसर का फिर इन्वर्स कर देंगे,
तो इसको फिर आप क्या इन्वर्स कर दें, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 6.565 एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर, ठीक है। तो यानी दोनों साइड का हमने इन्वर्स किया, इसका इन्वर्स ये आ गया और इसका इन्वर्स, इसका मतलब ये ऊपर चला गया 1 नीचे आ गया, ठीक है। तो ये आ गई लॉन्गेस्ट वेवलेंथ 6.565 एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर। शॉर्टेस्ट के लिए मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, इन्फिनिटी से आएगा। हर सीरीज में चाहे वो लेमन हो, ठीक है, बामर हो, पेस्टन हो, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए आपको n इन्फिनिटी लेना है, ठीक है, ये आप याद रखिए, ठीक है। तो p जो है वो सीरीज के हिसाब से होता है और n जो होता है, ठीक है, उसको देख के होता है, लॉन्गेस्ट है ये शॉर्टेस्ट है और शॉर्टेस्ट में हमेशा इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो ये वैल्यूज आ गई p और n की, और लैम्डा हम कैलकुलेट करेंगे उसी फॉर्मूले से, 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1/p² माइनस 1/n², ठीक है। p की वैल्यू 2 है, n की इन्फिनिटी है, और 1/इन्फिनिटी होता है हमारे पास 0, क्योंकि इन्फिनिटी इज अ वेरी बिग नंबर। 1 को वेरी 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 बिग नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है, 0 हो गया। और यहाँ पे -0 करेंगे तो आपके पास 1/4 आएगा। तो 1/4 क्या होता है, ठीक है, आपके पास 1/4 होता है 0.25, 0.25 को मल्टीप्लाई कर दें इससे, तो आपके पास आ जाएगा 2741950। ये 1/λ की वैल्यू आ रही है, फिर आपको इन्वर्स करना पड़ेगा, ये इन्वर्स होके हो जाएगा लैम्डा एस शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, और ये इन्वर्स हो चुके हो जाएगा 3 पॉइंट, ठीक है। यानी ये नंबर लिख के आप इन्वर्स की की प्रेस कर दें तो आपके पास ये आ जाएगा आंसर 3.65 एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर। तो ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, ठीक है। और आप आंसर को दोनों को आप कंपेयर भी कर सकते हैं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का आंसर जो है वो कम आएगा और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का आंसर बड़ा आएगा, ठीक है। तो वो बड़ा आया आपके पास, ये छोटा है, ठीक है, वैल्यू आपकी इसकी कम आई है। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आ रही है बामर सीरीज के लिए 3.65 एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर, ठीक है। तो ये आज हमने इसे न्यूमेरिकल्स किए, बाकी न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।